सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। टॉपिक का नाम है मैग्नेटाइजेशन कर्व या फिर बीएच कर्व या फिर इसी को बोलेंगे हिस्टेरेसिस कर्व ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्योंकि ये जो हिस्टेरेसिस की जो प्रॉपर्टी होती है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के द्वारा ही शो की जाती है, इसीलिए हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ही मैग्नेटाइजेशन कर्व डिस्कस करेंगे। मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हम लोग मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का जो एक साइकिल का कर्व बनाते हैं उसी को हम लोग हिस्टेरेसिस कर्व कहते हैं। इसको जरा हम लोग और प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मान लीजिए कि ये आयरन है, ठीक है, आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जो लोहा होता है। अब हम लोग इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो हम अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जिस मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड का कोई इंटेंसिटी होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को हम लोग H वेक्टर से दर्शाते हैं। इस H वेक्टर को क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड करने वाला है उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। समझ में आया ना? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो H तो हमारा मिल गया, अब हम लोग B को खोजते हैं कि B इसमें कहां से आएगा। देखिए ये H क्या है? जो हमने जो एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई किया है इस मटेरियल के ऊपर, उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है। अभी मैंने बताया तीव्रता। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो मटेरियल है ये मैग्नेटाइज्ड होगा। मैग्नेटाइज्ड होने का सीधा सा मतलब है कि ये अपने अंदर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पैदा करेगा इस बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होकर। अब चूंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो जो इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पैदा होगा वो इसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पैदा होगा। समझ में आया ना? अगर यही डायामैग्नेटिक मटेरियल होता तो इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पैदा होता, वो लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होता। खैर वो चीजें हम लोग इससे पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स तक हम लोग सीमित रहेंगे। तो मैंने बोला कि इस H से इंड्यूस्ड होके, प्रभावित होके ये जो मटेरियल है अपने अंदर एक मैग्नेटाइजेशन पैदा करेगा। मैग्नेटाइजेशन इन द सेंस कि अपने अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पैदा करेगा, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वही होता है मैग्नेटाइजेशन। तो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा, उस मैग्नेटाइजेशन के इंटेंसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? एम वेक्टर। समझ में आया? अब देखिए इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन पैदा हुआ, ये बाहर से फील्ड लगाया गया है H वेक्टर। तो इस मटेरियल के अंदर नेट में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बचा, या यूं कह लीजिए कितना नेट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आएगा उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन B वेक्टर। नेट वाली बात समझिएगा। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए 100 यूनिट का आपने ये H वेक्टर लगाया, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी। अब इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन पैदा हुआ मान लीजिए 50 यूनिट का पैदा हुआ, और इसी फील्ड लगाए गए फील्ड के ही डायरेक्शन में पैदा होगा। तो अब नेट में इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या अच्छा ध्यान रहे डायमेंशन पे मत जाइएगा जो मैं डाटा दे रहा हूं, बस आप इसको समझिए। ये मैं समझने के लिए डाटा दे रहा हूं, क्योंकि आप तो बोलेंगे कि H जो होता है, H और B का डायमेंशन तो अलग अलग होता है। हाँ बिल्कुल अलग अलग होता है, लेकिन आप केवल डाटा से समझिए। तो यहाँ पे ये होगा कि इसके अंदर नेट में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या नेट में कितना मैग्नेटिक इंडक्शन बचा, तो वो 100। अब चूंकि सेम फील्ड के ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हुआ है तो प्लस 50 कितना कर देंगे? 150। तो इतना इसके अंदर नेट में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये हो गया मैग्नेटाइजेशन की प्रक्रिया। समझ में आया? डायमैग्नेटिक मटेरियल होता तो अपोजिट डायरेक्शन में होता, तो यहाँ घटा देते। अब पैरामैग्नेटिक में भी सेम डायरेक्शन में होता है बट मैग्नेटाइजेशन उसमें कम होता है। जैसे ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसके अंदर 50 मैग्नेटाइजेशन होता, पैरामैग्नेटिक होता तो केवल मान लीजिए 10 होता। समझ में आया? क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की सारी प्रॉपर्टीज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में होती है बट बहुत ही हायर डिग्री में होता है। ठीक, तो ये मैग्नेटाइजेशन की प्रक्रिया हो गई। अब बात समझिए यहाँ पे कर्व किसका बनाना है। तो हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, और जो हमारा ये मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें चेक करेंगे कि कितना मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ रहा है इसके साथ। तो इन्हीं का जो कर्व होता है इसको हम लोग BH कर्व बोलते हैं। ध्यान रहे B का बनाइए या तो M वेक्टर का बनाइए। यहाँ पे ये दोनों
सिमिलर है, मतलब ग्राफ में सिमिलर है। बी और एम दोनों सेम चीज को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, पर कर्व जो बनता है वो बी और एच के फॉर्म में बनता है। कभी कभी उसको एम भी बोल देंगे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब एक तरफ हमारे पास है एच वेक्टर जो हमने फील्ड अप्लाई किया है उसका इंटेंसिटी, दूसरे तरफ बी वेक्टर या एम वेक्टर, दोनों में से कोई, पर बी वेक्टर में ग्राफ बनता है, ठीक। तो जैसे जैसे हम लोग अपने बाहर का मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे देखेंगे कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन या यूं कह लीजिए मैग्नेटिक इंडक्शन को ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, वो किस तरह से बढ़ रहा है। तो H बढ़ा के B का जो वेरिएशन होता है वो बोला जाएगा मैग्नेटाइजेशन बोला जाएगा। इसका उल्टा भी करना है, यानी डीमैग्नेटाइजेशन भी करना है। तो H जब हम लोग एक मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ा देंगे तो फिर हम लोग धीरे धीरे H को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो धीरे धीरे H को घटाएंगे तो उसके अंदर का जो B वेक्टर है वो भी घटेगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये बोली जाएगी डीमैग्नेटाइजेशन बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी, डीमैग्नेटाइजेशन। अब एक चीज आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि शुरू में तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था इसमें किसी भी प्रकार का मैग्नेटाइजेशन था नहीं। जब आपने H यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया तब ये मैग्नेटाइज्ड हुआ। तो मेरा सवाल ये है कि जब मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम करके उसको डीमैग्नेटाइज करते करते आएंगे और H जीरो कर देंगे तो क्या उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन भी जीरो हो जाएगा उस मटेरियल में। जब H जीरो होगा तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी जीरो हो जाना चाहिए। अरे भाई, क्योंकि जैसे जैसे H बढ़ा रहे वैसे वैसे B बढ़ा, तो जैसे जैसे H घटाएंगे वैसे वैसे B घटेगा भी। तो H अगर जीरो हो गया तो क्या उसी समय B जीरो हो जाएगा। तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक खास प्रॉपर्टी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की प्रक्रिया में जो H और B हैं वो लैग कर जाते हैं। लैग करने का मतलब वो साथ साथ नहीं चल पाते हैं। आप देखेंगे कि जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसको हटा लेंगे तो भी उस मटेरियल में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन रह जाता है, या मैं कहूं इसको और प्रिसाइज बोलूं तो उस मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन बचा रह जाता है। समझ में आया, बचा रह जाता है कुछ ना कुछ। इसी को बोला जाता है लैग करना। लैग मतलब पीछे रह जाना या फिर दोनों साथ साथ न चल पाना। इसी टू लैग, ये टू लैग जो वर्ड है ग्रीक वर्ड, इसी का सॉरी ये तो ग्रीक वर्ड नहीं है, इसी का जो ग्रीक में टू लैग जो है इसी का ग्रीक में मिलता जुलता वर्ड है हिस्टेरिया या हिस्टेरिसिस। समझ में आया, तो इसी से ये शब्द आया है। टू लैग मतलब पीछे रह जाना, बिछड़ जाना। तो ये ग्रीक में इसी शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है हिस्टेरिसिस, इसीलिए इस कर्व को हिस्टेरिसिस कर्व बोलते हैं, ठीक है ना। तो और बाकी सब ग्राफ के पास चलेंगे तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इतना आप लोगों को टॉपिक मतलब ये बोरिंग ना लगे और आप समझ पाए कि इस पूरे टॉपिक में हमको करना क्या है, इसलिए मैं इतना आपको यहीं पे समझा दिया। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो वहां पे भी आप लोगों को ये देखिए ये ग्राफ होता है, इस ग्राफ में भी काफी कुछ आप लोगों को नॉलेज बताएंगे। तो समझ में आया ना, ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का एक पूरा हम लोग साइकिल बनाएंगे, एक पूरा वक्र बनाएंगे, उसी को बोला जाता है हिस्टेरिसिस कर्व। When a magnetic material is taken through a cycle of magnetization, a curve is obtained. This curve is known as hysteresis curve. If external magnetizing field, देखिए ये H वेक्टर की बात की जा रही है, if external magnetizing field is removed, that also magnetization of material does not return to zero. ये B वेक्टर या कह लीजिए M वेक्टर की बात की जा रही है। But some residual magnetism remains in the material. This is called hysteresis. In other words, the lag of magnetization behind the magnetizing field H is called hysteresis। ठीक है, इसको भी मैं और समझाऊंगा अच्छे से, जैसे जैसे आप लोग बने रहेंगे। देखिए एक लेवल से उठाना होता है ना, सीधे सारा चीज आप लोगों के सर पे थोप देंगे तो फिर तो वो बर्डन हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझिए। देखिए जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के मैग्नेटाइजेशन के एक पूरे चक्र का ग्राफ बनाते हैं तो उसे हिस्टेरेसिस कर्व कहते हैं। इस प्रक्रिया में यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए तो भी पदार्थ के अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन बचा रह जाता है, जिसे हिस्टेरेसिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिस्टेरेसिस मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग टू लैग। अब यहां पे आते हैं इसके मेन ग्राफ पे, और इसी में एक टर्म आएगा रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी क्या होता है।
तो जब तक आप पूरा ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का ग्राफ अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक तो ये वैसे भी समझ में आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो अब देखिए ये लैंग्वेज अभी छोड़ दीजिए, चलिए फिर से वापस हम लोग अपने उसी एग्जाम्पल पे आते हैं। ये हमारा एक प्यारा सा मटेरियल है आयरन, इसको हमने एक बाह्य मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड H वेक्टर में रखा है। H वेक्टर क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है ना। तो H क्या है? H वेक्टर हुआ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी वह चुंबकीय क्षेत्र जो इसको मैग्नेटाइज करने वाला है उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता। अब जैसे जैसे हम H बढ़ाएंगे, A से शुरू करते हैं, देखिए A से ये एक्स एक्सिस पे हम लोग H लेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और वाई एक्सिस पे हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दोनों सेम है, उसी को बी वेक्टर बोला जाता है। ये दोनों का कर्व बनाएंगे। यहाँ पे आप ऑब्लिक में एम वेक्टर भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक में बटे में नहीं, ऑब्लिक, या बी लीजिए या एम वेक्टर। चूंकि बी को मेजर करना आसान है तो बी को हम लोग मेजर करेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बी एच ही होता है, एम नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ए से हम लोग एक्स एक्सिस की ओर बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी जो बाहर से ये मैग्नेटिक फील्ड लगाए हैं उसका इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, ऐसे वैसे ये मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होगा, और मैग्नेटाइज्ड होगा तो इसके पर यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पैदा होगा, और पर यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो पर यूनिट वॉल्यूम में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वही कहलाता है मैग्नेटाइजेशन। और ये मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होगा जिसको हम मेजर करेंगे उसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी बी वेक्टर और एम वेक्टर दोनों आपस में जुड़े हुए, ठीक। अब हम लोग देखते हैं जैसे जैसे H बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ेगा। तो A से बढ़कर हम लोग B पे गए। मान लीजिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैंने 0 से यहां जब B पे पहुंचे तो मैंने 100 यूनिट तक बढ़ा दिया मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो 100 यूनिट क्या है इसका मैक्सिमम। तो A से B तक में हमारा मटेरियल क्या हो गया? मैग्नेटाइज्ड हो गया। 100 यूनिट तक मैंने ये H बढ़ा दिया, और उस समय मान लीजिए इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। वो मैग्नेटिक इंडक्शन कोई वैल्यू, इसका भी कोई वैल्यू ले लीजिए। इसका वैल्यू चलिए मैं ले लेता हूं, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ऑटोमेटिक जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो ज्यादा ही होगा। तो मान लीजिए 200 यूनिट तक ये इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे? अपने H के वैल्यू को कम करेंगे, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है इसके वैल्यू को धीरे धीरे कम करेंगे, यानी ये जो 100 यूनिट तक बढ़ाएंगे इसको घटाते 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 हम लोग यहां पे C पे आ गए। तो C पे हमारा H क्या हो गया? 0। अच्छे से समझिएगा, A से B तक गए तो H जो है A से B में H 0 से कहां तक गया? 100 यूनिट तक A से B में। अब B से वापस हम C तक आए तो B से जब C तक आएंगे तो H हमारा X एक्सिस पे H तो 0 हो गया। अच्छा इसको X एक्सिस पे देखिएगा, A पे H 0 था, जब यहाँ B तक ये आ गया मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, तो इस पॉइंट पे H मैक्सिमम कितना है? 100। अब हम वापस इसको 100 से घटा के 0 करेंगे, तो जब हम H को 0 पे कर देंगे, वापस A पे ला देंगे, तो पॉइंट C पे आप देख पा रहे हैं कि मैग्नेटाइजेशन या यूं कह लीजिए मैग्नेटिक इंडक्शन या यूं कह लीजिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो 0 नहीं हुआ है। यानी वापस हम यहाँ A पे आ गए, 0 पे आ गए, तो H तो 0 हो गया। मैंने इसको घटा के डीमैग्नेटाइज करके जो मैंने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसको तो मैंने उसकी इंटेंसिटी तो 0 कर दी, लेकिन मैं पा रहा हूं कि ये 0 होने पर भी यहाँ C पे देखिए कि Y एक्सिस पे ग्राफ यहाँ पे 0 पे नहीं मिल रहा है, ये C पे यहाँ कुछ न कुछ अभी भी मैग्नेटिक इंडक्शन उस मटेरियल के अंदर बचा रह गया है, मैग्नेटाइजेशन उस मटेरियल के अंदर बचा रह गया है। इसी को बोला जाता है रिटेंटिविटी। यानी A से C तक की जो वैल्यू Y एक्सिस पे है, जो B मान लीजिए ये 200 था मैक्सिमम, यहाँ पे ये यहाँ तक ये 200 था, ध्यान दीजिएगा, C पे नहीं, यहाँ ये मैक्सिमम यहाँ पे 200 था। तो मान लीजिए यहाँ जब तक मैं H को यहाँ से यहाँ घटा के 0 लाया तब तक ये घटा C तक आया, लेकिन यहाँ पे C तक आया तो मान लीजिए 150 तक ही आया, लेकिन 0 नहीं हुआ। यानी H 0 होने पर भी अभी भी मैग्नेटिक इंडक्शन 150 बचा हुआ है। तो इस 150 वैल्यू को जो बचा हुआ है ये तब है जब H 0 है। तो जब H 0 होता है तो जो मैग्नेटाइजेशन बचा रह जाता है, जो मैग्नेटिक इंडक्शन बचा रह जाता है, उसके वैल्यू को हम लोग रिटेंटिविटी कहते हैं। R फॉर रिटेंटिविटी। तो ये यहां से यहां तक की ये वैल्यू क्या कहलाएगी? रिटेंटिविटी। यहां से ये यहां तक की वैल्यू, C तक की वैल्यू, ठीक।
डाटा में कितना आया है 150। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा H तो जीरो हो गया पर अभी भी मेरा मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव डायरेक्शन में हमें एक मैग्नेटिक फील्ड अपना लगाना होगा। मतलब ये जो मैं इस डायरेक्शन में लगाया था अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे इसके अंदर का मैग्नेटाइजेशन जीरो करना है। तो यहाँ पे ये मेरे फील्ड का डायरेक्शन पलट गया। अब मैं निगेटिव में H को बढ़ाऊंगा, तो निगेटिव में उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब H को बढ़ाऊंगा तो अब मेरा मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे घटेगा। घट रहा है यहाँ पे, इसके अंदर का ये मैग्नेटाइजेशन घट गया, तो यहां तक आ गया, यहां तक। यानी मैंने जब H की वैल्यू कुछ बढ़ाई, कुछ मतलब यहां से यहां तक समथिंग कुछ होगा, ये यहां से यहां तक देखिए निगेटिव एक्स एक्सिस में आप देख पा रहे हैं ना, ये यहां से जैसे जीरो से लेके ये निगेटिव में मान लीजिए -50 तक डाटा लीजिएगा, जीरो से लेके ये -50 मतलब मैंने फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया है जो पहले लगाया था, तो और 50 यूनिट मैंने H बढ़ा दिया। तो अब H वेक्टर बराबर -50 यूनिट पे ये मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन था वो जीरो हो गया। यानी ये जो 150 जो बचा था वो घट के एकदम क्या हो गया, जीरो हो गया। इस एक्सिस पे आके देखिए यहाँ डी पे H बराबर HC और ये -HC, यही कहलाता है कोर्सिविटी। यानी जो रिटेंटिविटी बचा था, जो 150 यूनिट का जो मैग्नेटिक इंडक्शन बचा था H जीरो होने के बावजूद, इसको घटाकर जीरो तक लाने के लिए मैंने जितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड निगेटिव डायरेक्शन में लगाया वो कहलाएगा कोर्सिविटी। तो कोर्सिविटी कितना है यहाँ पे -50 यूनिट। -50 यूनिट पे हम ये डी पे आ गए और ये जो 150 यूनिट जो मैग्नेटिक इंडक्शन बचा था ये यहाँ पे जीरो हो गया। समझ में आया, ये कहलाता है कोर्सिविटी। तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे ये जो इतना ए से लेके डी तक का ये डिस्टेंस है निगेटिव एक्स एक्सिस पे, ये कहलाया कोर्सिविटी। ध्यान रहे एक्स एक्सिस पे हम H मेजर कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे B, और ये क्या होगा, ये पूरा जो इतना रिटेंटिविटी वाई एक्सिस पे बचा था ये घट के अब जीरो हो गया। अब हम लोग इसको निगेटिव डायरेक्शन में डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो E पे हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ D से E पे आएंगे, तो फिर से -100 यूनिट का मैक्सिमम H मैंने बढ़ा दिया। अब फिर इसको एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए फिर से अब मैं फील्ड को इसको अपोजिट डायरेक्शन में फिर से पलट दूंगा, और फिर से पलटने के बाद यहाँ से फिर से इसको डीमैग्नेटाइज करूंगा। अच्छा एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा, फील्ड यहीं से पलट चुका था, ये B से जब मैं C की ओर गया था तभी मेरा फील्ड पलट चुका था, यानी ये अभी मैं अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिटेंटिविटी और ये कोर्सिविटी का कॉन्सेप्ट है, और ये एक पूरे साइकिल का मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का एक वक्र मिलता है। और ये आप देख पा रहे होंगे B और H दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं, इनके बीच में एक लैग पैदा हो जाता है, पिछड़ाव पैदा हो जाता है। ठीक है, जैसे ये A से B तक मैग्नेटाइज हुआ तो वापस B से A आने में यही कर्व मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है। इनके बीच में अंतर होने के कारण ये एक प्रकार का इस प्रकार का जो एक कर्व मिलता है, एक क्लोज्ड कर्व, इसको को हम लोग हिस्टेरेसिस बोलते हैं। और यहीं पे आप कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी भी समझ गए और पूरा ग्राफ भी समझ गए। ठीक, कुछ बचा है तो भी आगे कवर हो जाएगा। द क्लोज्ड कर्व B से यहां से शुरू करिए, BCDEFGB, ये यहां से यहां तक का जो क्लोज्ड कर्व है इज नोन एज हिस्टेरेसिस लूप। इन दिस क्लोज्ड लूप द मैग्नेटिक इंडक्शन B या मैग्नेटाइजेशन M lags behind the applied magnetizing field। समझ में आया, इस कर्व में मैग्नेटिक इंडक्शन B मैग्नेटाइजिंग फील्ड H से पीछे रह जाता है या बिछड़ जाता है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस। अब आते हैं रिटेंटिविटी पे। ये रिटेंटिविटी ये हिंदी में नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, जहां पे जरूरी होगा वहां पे मैं नोट्स हिंदी में भी दे दूंगा। ये तो लैंग्वेज है, इसको समझने की ये बस समझ लीजिए। अब देखिए रिटेंटिविटी क्या था। Point C, the material becomes a permanent magnet because magnetization is still present when magnetizing field H becomes zero. That means the magnetic flux density is not equal to zero even if magnetizing field H becomes zero. This magnetic flux density is said to be remnant flux density or retentivity BR. हिंदी में बिंदु C पर पदार्थ परमानेंट चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फील्ड H शून्य हो जाने के बावजूद पदार्थ में मैग्नेटाइजेशन शून्य नहीं है। इस बचे हुए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को रिटेंटिविटी कहते हैं। ठीक, तो अब एकदम सिंपल में बिना कॉम्प्लेक्स चीजों को मैं बताए हुए सीधे मैं कह दे रहा हूं, जब H जीरो हो जा रहा है
तब मटेरियल के अंदर जो बचा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन है उसी को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी, Br। समझ में आया? H0 पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन मटेरियल में बचा रह जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे रिटेंटिविटी, Br। अब आते हैं कोर्सिविटी। इस रिटेंटिविटी को जीरो करने के लिए, इस रिटेंटिविटी को जीरो करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में हम जितना मैग्नेटिक फील्ड दोबारा अप्लाई करेंगे वो कहलाएगा हमारा कोर्सिविटी, यानी H इक्वल टू -HC। तो -HC वापस अपोजिट डायरेक्शन में इतना मैग्नेटिक फील्ड अपनाने पे ये रिटेंटिविटी जो था वो क्या हो जाएगा, 0। उसको हम कहते हैं कोर्सिविटी। मेरे ख्याल से तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं कोर्सिविटी। द रिक्वायर्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H to bring the magnetic flux density या magnetic induction to 0 is called coercivity। ठीक, -HC से डिनोट करते हैं, यानी पदार्थ के अंदर के मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी जो रिटेंटिविटी था को शून्य तक लाने के लिए जितने मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की आवश्यकता होती है उसे कोर्सिविटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ ग्राफ में आप देख पाएंगे, एक सीधे केवल मैं उसी को बता देता हूं ग्राफ में एक बार और देखिए। यहाँ A पे जब H0 है, A पे जब H0 है तब यहाँ C पे जितना यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है ये हमारी कहलाएगी रिटेंटिविटी AC। और इसको जीरो करने के लिए जब निगेटिव में, ये इस डायरेक्शन में ध्यान दीजिए, A से D तक में जितना अपोजिट में ये फील्ड लगाया गया है एक्स एक्सिस पे, कोर्सिविटी A से D तक में निगेटिव डायरेक्शन में, इसको 0 तक लाने के लिए उसको हम लोग कहेंगे कोर्सिविटी। तो इस पॉइंट पे आप देखिए HC वाले पॉइंट पे क्या 0 हो जा रहा है, B, जबकि A वाले पॉइंट पे H 0 हो गया था पर B 0 नहीं। चलिए ये हो गया। अब लास्ट में एक चीज और देख लेते हैं, वो है हिस्टेरेसिस लॉस या एनर्जी लॉस ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन। तो एक बात तो आप समझ जा रहे हैं कि जिस रास्ते से मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उसी रास्ते से डीमैग्नेटाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इस पूरे प्रक्रिया में एनर्जी का कुछ लॉस होता है, उसी को हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। The energy consumed in magnetizing and demagnetizing the material is not equal because if we gradually reduce magnetizing field H to 0, the magnetization B या M does not fall to 0 and we have to apply extra magnetizing field -SC in reverse direction, इसे coercive field बोलेंगे, to completely demagnetize the material and hence there is a loss of energy during one cycle of magnetization and demagnetization. This energy loss appears in the form of heat which is also known as hysteresis loss। यानी मैग्नेटाइजेशन तथा डीमैग्नेटाइजेशन के एक पूरे चक्र में लगा ऊर्जा बराबर नहीं होता है, क्योंकि यदि हम धीरे धीरे मैग्नेटाइजिंग फील्ड H को घटाकर 0 तक लाते हैं तो भी मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0 नहीं हो पाता। इस एक्स्ट्रा बचे हुए मैग्नेटाइजेशन को जिसको हम लोग रिटेंटिविटी कहते हैं को 0 तक लाने के लिए हमें रिवर्स डायरेक्शन में एक्स्ट्रा मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कोर्सिविटी -HC लगाना होगा ताकि पदार्थ पूर्णतः डीमैग्नेटाइज हो सके। यही कारण है कि मैग्नेटाइजेशन तथा डीमैग्नेटाइजेशन के एक पूरे चक्र में ऊर्जा की क्षति होती है जो ऊष्मा के रूप में व्यक्त होती है, इसे हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। ठीक, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था थ्योरेटिकली हिस्टेरेसिस कर्व या BH कर्व या मैग्नेटाइजेशन कर्व। इसके बाद इस यूनिट का हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप का क्वेश्चन करेंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे वो सारे वीडियोस आपको मिलेंगे और वो सारा उसी प्लेलिस्ट में ऐड होता चला जाएगा। तो आप लोग इसके जो इस यूनिट के जो और लेक्चर्स हैं या BSc थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के पूरे कोर्स को यूनिट वाइज देखने के लिए इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पूरे कोर्स का लिंक भी दिया है, वहां पे नोट्स का भी लिंक आपको मिल जाएगा। और नहीं तो आप सीधे प्लेलिस्ट में हमारे चैनल के चले जाइए, वहां पे भी पूरा यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।